हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। उनसे बातचीत के करते हैं। सर, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये आरटीआई का और हनन है, उसको कैसे देखते हैं? ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक लोकतंत्र बचाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। इससे जो पहले एक ही दल, सत्तारूढ़ दल, बहुत ही एडवांटेजियस पोजीशन में लगता था और पूंजीपति सब उन्हीं को पृष्ठपोषित करते थे, कम से कम अब वो पृष्ठपोषण जो है कि जो वैधानिकता है, आप जो भी करेगा चोर दरवाजे से करेगा, लेकिन वैधानिकता तो रुक जाएगी। आपने एक गलत कार्य को वैधानिकता मिल गई थी इलेक्टोरल बॉन्ड के नाते जो है, और उससे सत्तारूढ़ दल बहुत लाभ की स्थिति में था और जानकारी उसकी किसी को होती नहीं थी, उसको वो प्रतिबंधित थी जानकारी देना जो है, तो उसकी आड़ में उसका दुरुपयोग हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय जो है सुप्रीम निर्णय है और इसको देश स्वागत करेगा। इससे किस तरह से फ़ायदा होगा? क्या कॉरपोरेट फंडिंग वगैरह या किस तरह की फंडिंग सामने आ सकती है? क्योंकि पहले भी आपने काफ़ी कांग्रेस ने इसको लेकर आवाज़ उठाई थी और 2019 में भी काफ़ी चर्चा का विषय बना था ये। देखिए, उसके लिए कोई मैकेनिज्म निकाला जाना चाहिए, लेकिन आप एक ऐसी व्यवस्था, जिस व्यवस्था में जो चैलेंजर है वो पहले दिन से ही डिसएडवांटेजियस स्थिति में दिखाई दे, और जो सत्तारूढ़ है वो लाभ की स्थिति में दिखाई दे, एक तो अपने आप में यही व्यवस्था ठीक नहीं है। और दूसरी बात है कि उससे जनता को, मतदाता को भी तो ये मालूम नहीं हो रहा है किसको क्या दिया जा रहा है, कौन दे रहा है, कहाँ से आ रहा है। आप कॉर्पोरेट फंडिंग के नाम पर हो सकता है कुछ ऐसी संस्थाओं से भी फंडिंग आ रही हो जो व्यवस्था परक न हो या कुछ अच्छी वो न हो। तो इसलिए इस विषय में लोगों की बड़ी चिंता थी और उस चिंता का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और ये स्वागत योग्य निर्णय है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आपसे कुछ सवाल करेंगे। आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा के नामांकन किया है दाखिल, और अभी कांग्रेस ने अपना कोई कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है, तो इसको कैसे देखते हैं, क्या कारण है? देखिए, राज्यसभा में जब आपके पास संख्या न हो तो ये जो उम्मीदवार उतारने की परंपरा है वो गलत है। आप संख्या के हिसाब से जो है वो करना चाहिए, और अच्छा निर्णय है राज्य कांग्रेस ने यदि लिया है कि हम नहीं उतारेंगे उम्मीदवार। और महेंद्र भट्ट जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, वो काफ़ी सक्रिय अध्यक्ष हैं। ये अलग बात है कि उनकी चेष्टाओं को हम अनुमोदित नहीं करते हैं, लेकिन काफ़ी गतिशील चेष्टावान व्यक्ति हैं, तो उनकी पार्टी ने उनको पुरस्कार दिया, इसके लिए मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। कांग्रेस ने पहले कहा था कि उनकी उपलब्धियों में एक बड़ी उपलब्धि ये है कि काफ़ी बयान उनके चर्चा में रहे, जोशीमठ को लेकर, मुद्दे को लेकर जो बयान उनके आने चाहिए थे वो नहीं आए, बल्कि जहर उगला उन्होंने। हाँ, कुछ गंभीरता का अभाव था, और मैं समझता हूँ राज्यसभा के सदस्य बनने के बाद वो अध्यक्ष के रूप में पहले से ज़्यादा गंभीर होंगे। गैरसैंण को लेकर भी चर्चा चल रही है। गैरसैंण विधायक जाना नहीं चाहते और विधायकों ने स्पीकर को लिखा है कि गैरसैंण में सत्र ना कराया जाए। तो जो मुद्दा था, आपने खुद उसको विकसित किया मुख्यमंत्री के रहते, अब ये गैरसैंण जो है वो दूर होती जा रही है, इसको कैसे देख? हमने तो वही किया जो राज्य आंदोलन की भावना थी और राज्य निर्माण की भावना थी। इस राज्य की जिस राज्य जब बन रहा था तो लोकसभा में बिल पेश करते वक्त तत्कालीन गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये हिमालयी राज्य है, हिमालयी राज्य के रूप में पूरे संसद ने इसका स्वागत किया था। तो हिमालय का स्वभाव है ठंडा, बर्फ़ पड़ेगी वहाँ, वहाँ हवाएं भी चलेंगी, वहाँ बारिशें भी होंगी, वहाँ जंगल भी होंगे, वहाँ प्रकृति हंसेगी भी, प्रकृति क्रोधित भी होगी। तो आपको हिमालयी राज्य के अनुसार आचरण करना चाहिए। और फिर दूसरे भी तो हिमालयी राज्य हैं। शिमला में क्या ठंड नहीं लगती है?
वहाँ तो कहीं कोई दूसरा देहरादून नहीं है जहाँ राजधानी बनाई जा सके। तो ईटानगर में नहीं लगती है, शिलोंग में नहीं लगती है ठंड है? वहाँ वहाँ के भी, वहाँ के लोग भी तो है ना, उन वो भी तो हाड़ मांस के बने हुए हैं। रावत जी, इसमें आश्चर्य की बात ये भी है, दोनों दलों की मैं बात करूंगा, भाजपा भी कांग्रेस भी, जो पहाड़ के विधायक हैं, जो पहाड़ में ही जिनको रहना चाहिए, वो भी देहरादून की तरफ रुख कर रहे हैं। वो एक खुद कह रहे हैं कि गैरसैंण में सत्र मत कराओ, बहुत ठंड है। आज की डेट में हर तरह की सुविधा आपके पास उपलब्ध है। आज राज्य एक गंभीर असंतुलित विकास, असंतुलित सामाजिक व्यवस्था, असंतुलित हर तरीके की व्यवस्था, असंतुलन का शिकार हो रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम सब सिमट करके अपने तराई और भाबर के अंचल में आ रहे हैं। 3.5 जिलों के राज्य में परिवर्तित हो रहे हैं। जहाँ गाँव में लोगों के घर थे, अब वो बाग और बघेरों के और गुलदारों के अड्डे बन रहे हैं जो है। तो ये जो एक असंतुलित विकास, नीचे जितना हम कर रहे हैं, ये धीरे धीरे हमारे जितना शहरीकरण है, हम कितनी स्मार्ट सिटी की बात करें, ये स्लम व्यवस्था की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ जलवायु परिवर्तन पर भी इसका बड़ा भारी गंभीर असर पड़ रहा है। जब गर्म हवाएं आ रही हैं तो वो तराई से और भाबर के इस जो कंक्रीट के जंगल यहाँ खड़े हो रहे हैं, इनसे और गर्म होकर के पहाड़ों पर टकरा रही हैं और उससे बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं और बाढ़ सुखाड़ आदि चीज़ें हो रही हैं। और एक मतलब हर तरीके का असंतुलन पैदा हो रहा है। आपका इतना विशाल तजुर्बा रहा है और उत्तराखंड को भी बनते हुए आपने देखा है, आप मुख्यमंत्री रहे हैं। आज की तारीख में विधायकों की क्या सोच रह गई है, क्योंकि जिस तरह से गैरसैंण को इग्नोर किया जा रहा है, आपको क्या लगता है किस तरफ रुख कर रहे हैं? ये सरकार को देखना चाहिए। विधायक तो बहुत सारी मांगें करते हैं, हम भी बहुत सारी मांग करते हैं विपक्ष के रूप में जो है, लेकिन निर्णय तो सरकार लेती है। सरकार को निर्णय लेना चाहिए था। ये तो ऐसा है कि सरकार बहाना ढूंढ रही थी और मुझे तो लगता है कि ये ठंड लगा वाला जो वो कॉइन अप हुआ है मामला, ये सरकार स्पॉन्सर्ड लगता है मुझको। सरकार ही भागना चाहती थी, वो गैरसैंण नहीं जाना चाहती थी। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? सरकार क्यों इसको इग्नोर कर रही है? क्या ये इसीलिए है कि देहरादून में ही सारे मुद्दे हों, गैरसैंण को इग्नोर किया जाए, या आपने गैरसैंण को बसाया तो इसको इग्नोर किया जाए? ये सुविधाजीवी सरकार हो गई, ये यत्नशील सरकार नहीं रह गई है। ये सुविधाजीवी सरकार है। सुविधा, ये निश्चित तौर पर यहाँ ज़्यादा सुविधाएं हैं। जितने हम कठिन भौगोलिक एरियाज में जाएंगे, वहाँ चुनौतीपूर्ण स्थितियाँ होंगी, वहाँ सुविधाएं कम होंगी। लेकिन आप सुविधाओं की तलाश, सुविधाजीवी हो गए हैं, तो इसीलिए देहरादून से हिलना नहीं चाहते हैं। आपका ये ढकोसला है कि गांव में रहेंगे, पहाड़ चलो या चेली बुआरी, ये चेली बुआरियों के गांव खाली हो जाएंगे, तो चेली बुआरियों को कैसे मातृशक्ति का क्या बंधन करोगे? यदि मातृशक्ति के गांव, उनकी पहचान सब समाप्त हो जाएगी। ये तो इससे तो बहुत सारी विसंगतियां इस राज्य के अंदर खड़ी हो रही हैं। यदि उन विसंगतियां ये बढ़ती जाएंगी, मैं आगे के लिए चेतावनी देना चाहता हूं, अगले 10 सालों के अंदर इस राज्य के अंदर और गंभीर विसंगतियां खड़ी होंगी। यदि उनको रोकना है तो हमारी सोच संतुलित होनी चाहिए और एक हिमालयी राज्य के अनुरूप ही हमारा आचरण और व्यवहार होना चाहिए। धन्यवाद रावत जी। रावत जी ने हमसे बातचीत की इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर, और जो महेंद्र भट्ट राज्यसभा सांसद के लिए आज उन्होंने नामांकन किया और गैरसैंण पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं, और जिस तरह से स्थिति बन रही है, हरीश रावत जी का कहना है कि ये गंभीर मुद्दा है और आने वाले समय में उत्तराखंड के लिए, जो एक हिमालय राज्य है, एक बड़ी समस्या बनेगा। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।